अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, इंतखाबात के बाद गुज़श्ता कई माह से मुसलसल ये सुनने को मिल रहा था कि पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा साफ़ी या तज्ज़ियाकार बचा हो जिसने ये पेशन गोई ना की हो कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और सीनियर रहनुमा जल्द गिरफ्तार होने जा रहे हैं। आज सिंध असम्बली के स्पीकर की गिरफ्तारी से पीपल्स पार्टी की क़यादत की जल्द गिरफ्तारी के दावे सच साबित होने का आगाज़ हो चुका है। लेकिन अहम बात यह कि नैब ने आगा सिराज दुरानी को कराची की बजाय इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल से हिरासत में लिया, फिर फौरी तौर पर एहतसाब अदालत में पेश करके 3 दिन का राहदारी रिमांड भी हासिल कर लिया। नैब के मुताबिक मुलजिम को असासा जात रेफरेंस में नैब कराची ने बार बार तलब किया, लेकिन वो ना खुद पेश हुए ना कोई उन्होंने वजाहती बयान दिया। नैब हुकाम के मुताबिक फिल वक्त मुलजिम की गिरफ्तारी आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम पर हुई है। नैब के मुताबिक आगा सिराज दुरानी की कराची, हैदराबाद, शिकारपुर और सखर में जायदादें हैं। ये जायदादें मुलजिम और उनके घर के 11 अफराद के नाम है और आगा सिराज दुरानी इन जायदादों के ज़राए आमदन से मुतालिक जो है वो नैब को मुतमईन नहीं कर सके। गुज़श्ता बरस जुलाई में नैब ने आगा सिराज दुरानी के खिलाफ करप्शन के 3 इल्जामात पर इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। पहली तहकीकात में आगा सिराज पर आमदन से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम था। दूसरा इल्जाम 352 जो है 352 गैर कानूनी तकरीरों का इल्जाम है। इसके अलावा तीसरा इल्जाम MPA हॉस्टल और सिंध असम्बली की नई इमारत की तामीर के लिए फंड में मुबैना करप्शन यानी खुद बुर्द का है। यह भी वाज़ेह रहे कि जिस इल्जाम की बुनियाद पर सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से नैब ने रेफरेंस अभी तक कराची की एहतसाब अदालत में दायर नहीं किया। इसी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी को एहतसाब से ज्यादा इंतकाम और सिंध हुकूमत गिराने की कोशिश समझ रही है। आज इस गिरफ्तारी के हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा कि हम बेनामी वज़ीर आज़म को बेवर्दी आमरीत कायम नहीं करने देंगे। खासा मानी खेज उन्होंने ये बयान दिया। बिलावल भुट्टो के बकौल स्पीकर पर यह हमला नाकाबिल कबूल है और सिंध हुकूमत को गिराने की गैर जमहूरी कोशिश पहले भी नाकाम हुई और अब भी होगी। बिलावल का यह भी कहना था कि गैर जानिबदार इदारों को सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने लंदन में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर चेयरमैन नैब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप कुछ नहीं साबित कर सकते हो, तो आप एसेट बियॉन्ड मींस केस लगा के ये स्वीट उठाते हो, कहते हो ये स्वीट आपका है, प्रूव करे कि ये आपका नहीं है, और आप जितना देर रखना चाहे आप उनको रख सकते हो। मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ नाइंसाफ़ी है, ये हमारा पूरी जमहूरी निज़ाम पे एक खौफनाक हमला है। नैब चेयरमैन को जिसने ये फैसला किया 100 दफ़ा सोचना चाहिए था कि हम कैसा एक स्पीकर के साथ डील करें जो हमारा पूरा हाउस को रिप्रेजेंट करता है। आज ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी बल्कि उनके वालिद और शरीक चेयरमैन पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने भी अपना भरपूर गुस्सा निकाला। गिरफ्तारी की ना सिर्फ उन्होंने मजम्मत की बल्कि नैब का मुकाबला करने का इंदिया तक दिया और साथ साथ हुकूमत को अल्टीमेटम दिया कि उनको दिया जाने वाला वक्त ख़त्म हो चुका है। इनकी इनफ इज़ इनफ, हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। मुल्क का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है। स्पीकर को गिरफ्तार करने को इस डेमोक्रेसी को ही चैलेंज कर रहे हैं आप, जिस डेमोक्रेसी की खातिर आप कह रहे हैं कि हमने ये किया है और वो किया और ये कर देंगे। नैब का मुकाबला करेंगे, अब वहाँ की इंक्वायरी का मुकाबला करेंगे, अब उनको भी फेस करेंगे, और अगर जेल जाना पड़ा तो आपको पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है, उस पर तो कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के अलावा सिंध हुकूमत की जानिब से भी अपने स्पीकर असम्बली की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत की गई। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने नैब पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल उठाया कि क्या पीपल्स पार्टी और बरसर इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के लिए अलग अलग कवानीन हैं। आज तक आगा सिराज दुरानी साहब के खिलाफ कोई केस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया। उनके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है, आप इंक्वायरी कीजिए, किसने आपको इंक्वायरी करने से रोका है? और अगर आप समझते हैं कि इंक्वायरी स्टेज पर हिरासत में लेना नागुज़ीर है, तो मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या सिर्फ आगा सिराज दुरानी वो वाहिद स्पीकर है पाकिस्तान के जिनके खिलाफ नैब की इंक्वायरी चल रही है? क्या चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ नैब की इंक्वायरी नहीं चल रही? क्या असद कैसर साहब के खिलाफ नैब की इंक्वायरी नहीं चल रही?
स्पीकर को छोड़िए, इस मुल्क के वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ क्या नैब की इंक्वायरी नहीं चल रही? हम ये सवाल पूछने पर कासिर हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर दो मुख्तलिफ कवानीन चल रहे हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं? मुर्तज़ा वहाब और पीपल्स पार्टी के इन इल्ज़ामात में कुछ हद तक वज़न इसलिए भी है क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर हों, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही हों, बाबर अवान साहब हों, या इसके अलावा स्पीकर खैबर पुख्तूनख्वा असम्बली, वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा असम्बली, सबके खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। इसके अलावा दीगर PTI रहनुमाओं के खिलाफ नैब इंक्वायरी आगे बढ़ने के बावजूद उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरी जानिब इस गिरफ्तारी को लेकर तहरीक इंसाफ भी अपना दबाव बढ़ा रही है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि अपोजिशन को गिरफ्तारियों के वक्त जमहूरियत याद आ जाती है, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर आज़म के बकौल एहतिसाब में किसी को रुकावट नहीं बनने देंगे। बड़ी बात का बड़ा सवाल यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद सिंध असम्बली का ऐवान अब कैसे चलेगा? कानूनी माहिरीन के मुताबिक स्पीकर एक आईनी ओहदा है, वो कस्टोडियन है हाउस के, और आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद डिप्टी स्पीकर ये जिम्मेदारी संभाल लेंगे। लेकिन जब आगा सिराज दुरानी को इजलास में शिरकत के लिए बुलाया जाएगा तो वो स्पीकर की जिम्मेदारियां क्या अदा करेंगे या नहीं? कानून के मुताबिक स्पीकर को इजलास के लिए जो है अपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन इस गिरफ्तारी का सिंध की सियासत पर क्या असर होगा? गुज़श्ता रोज़ जाली अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की पीपल्स पार्टी की तकरीबन तमाम अपीलें खारिज होना, फिर आज स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी, क्या पीपल्स पार्टी मजीद गिरफ्तारियां एक्सपेक्ट कर रही है? अगर आइंदा चंद दिनों में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत गिरफ्तार होती है तो पार्टी का लाएअमल क्या होगा? बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार ओवैस तौहीद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लतीफ़ खोजा साहब, स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी पर जरदारी साहब ने धुआंधार तकरीर की, बिलावल ने लंदन में बैठकर बड़ी सख्त बातें की, तो जो इतना सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, क्या आप लोग मजीद गिरफ्तारियां एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि 2-3 महीनों से तजज़ियाकार पेशनगोइयाँ यही कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जल्द गिरफ्तार होने जा रही है, क्या उसका आगाज़ हो चुका है? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये आई डोंट नो इमरान खान को कोई अकल समझ कोई सोच बूझ है भी कि नहीं कि वो पाकिस्तान की को ही किस हद तक कमजोर बना रहा है, ना सिर्फ जमहूरियत को बल्कि अभी तक हमने कोई सबक नहीं सीखा है तारीख से। अब आपने एक सूबे को जो अगर आपने एक सूबे की सारी ही, अब स्पीकर कौन होता है? स्पीकर है कस्टोडियन ऑफ द हाउस, पूरे जो सिंध के अवाम है उनकी तर्जमान है, उनकी आवाज है, उनका मुहाफिज है। अब मुझे बताइए ना कि क्या स्पीकर कहीं भाग जाता जिस तरह चीफ मिनिस्टर को पहले इन्होंने ECL पे रखा, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज से सर्वनिश की आपके सामने ही है, और फिर कहा उनका नाम जो है निकाल दीजिएगा ECL से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से निकाला गया। आपने सारी जो है सियासी क़यादत जो है वो आपने ECL पर रख दी, 172 लोगों को आपने ECL पर इन्होंने रख दिया सिर्फ सिंध के। क्या पंजाब में फिर जो है नहीं है कि इस किस्म के, या KPK के नहीं है जो नैब में जिनके इंक्वायरियां या इन्वेस्टिगेशंस चल रही हों, और इसी तरह बलूचिस्तान के नहीं है, बाकी आपने किसी सूबे में ये नहीं किया है। तो इम्तियाजी सलूक आपने सिंध ही को टारगेट क्यों कर रखा है? क्या आप समझते हैं कि इस तरह से आप अगर सिंध में एक टर्मोइल क्रिएट करेंगे, एक पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज करेंगे हुकूमत को भी और पार्लियामान को भी और जमहूरियत को भी, तो आपका क्या ख्याल है? और फिर जिस तरह से इन्होंने जो है केसेस को मुंतकिल कर दिया सिंध से, सारी सिंध पर अदम एतमाद दिखाया गया, और सारे जो केसेस थे नैब के वो सिंध से निकाल कर और कहा कि इस्लामाबाद में वो उनकी समाअत होगी और तफ्तीश भी होगी। तो कहाँ गई वो खुद मुख्तारी, कहाँ गए वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ात जो थे? तो मैं नहीं समझता कि इनको कोई जरा बराबर भी अकल और सूझ है कि इसमें सिंध के अंदर क्या रिएक्शन क्या होगा आवाम के अंदर। और इस मरतबा पीपल्स पार्टी पहले से हमेशा से ज्यादा जो है मजबूत होके अवामी। अच्छा सरदार साहब, देखिए मैंने पूरा आपका जवाब सुना। एक तो ये कि आपने कहा इमरान खान को गलती का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन ये गिरफ्तारियां इमरान तो नहीं करा रहा, वो नैब करा रहा है। आप तो खुद लॉयर हैं, चीज़ों को समझते हैं, इदारे कैसे काम करते हैं। वज़ीर आज़म का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, आपने ये कहा कि पंजाब में
नैब ने अलीम खान को गिरफ्तार किया है, सीनियर वजीर है उनका, फिर उन्होंने इस्तीफा भी उनसे ले लिया। इसी तरह केपी में परवेज खटक के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, वजीर आला केपी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, बाबर अवान के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। तो ये सारा तो अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, इसको इम्तियाजी सलूक करार देना और फिर विफाक और सिंध की लड़ाई कैसे हो गई है? उनमें से किसका नाम ईसीएल पर रखा है? किसी एक का भी नहीं है जिनके आपने नाम लिए। तो फिर क्या अदालत ने कमान दिए थे ना ईसीएल, उनको तो नहीं गिरफ्तार किया। बाबर अवान को गिरफ्तार किया नहीं किया। अगर एक आप अलीम खान का नाम ले रहे हैं, और अलीम खान को भी बहुत देर बाद मेहरबा बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, वो भी जाने एक अशकशोई के लिए कि जी हमने उधर सारे किए हैं तो चले एक इसको भी कर ले, शायद वो उन्होंने इक्वलाइजर किया हो, मगर इस तरह से इक्वलाइजर्स नहीं बना करते हैं। अलीमा खान को गिरफ्तार करें, क्यों नहीं करते हैं? फेक अकाउंट्स जो है इसके क्या जो इनका तरीन साहब है, तरीन साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट में माना है फेक अकाउंट्स मैंने नौकरों के नाम और मुजाहरों के नाम और फलां के नाम लिए, वो फेक अकाउंट नहीं है। उनके ऊपर भी नैब करें। तरीन इनके बहुत मोतमद और ख़ास हैं, इनके बहुत करीब है। तो अगर आप खटक को नहीं गिरफ्तार करते, अगर आप मालूम जब्बा में चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं करते केपी के को, तो फिर क्या वजह है कि आप सिंध के सारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं? और देखिए सिंध में अगर किसी ने रोका है सिंधु देश को और किसी ने रोका है सिंधी नेशनलिस्ट को, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बेनजीर भुट्टो भी चारों सूबों की जंजीर थी, और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा पाकिस्तान खपे। जिस वक्त के सिंध जो है उस वक्त आपको पता है कि उन्होंने आपकी पंजाब की जो है ये रेल की पटड़ियां उखेड़ दी थी और इन्होंने बॉर्डर सील कर दिए थे मोहतरमा शहीद की जब शहीद किया गया था और उनका जस्द खाकी जब वहां पहुंचा था। तो भुट्टो ने कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा कि नहीं, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, हम जमहूरियत ही को समझते हैं कि सबसे अच्छा जो है इंतकाम होता है इन चीजों का। और आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान खपे। देखें वहां तो पहले ही आप टर्बुलेंस देखें, आपको समझ नहीं आ रही है कि आपका राजस्थान का कितना बॉर्डर खुला इंडिया के साथ है, आपको समझ नहीं आ रही है कि कितनी हिंदू वहां कम्युनिटी जो है। खोजा साहब देखिए, खोजा साहब एक मिनट, वहां पे राजस्थान का बॉर्डर 70 सालों से है, हिंदू हमारे भाई हैं, वो सदियों से वहां पे आबाद हैं, उनका इन मुकदमात से क्या ताल्लुक है? बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई करप्शन के चार्जेस हैं आगा साहब पर, वो गिरफ्तार हुए हैं, तो अदालतों को काम करने दें, वो बेगुनाह है तो बरी हो जाएंगे। उसे सिंध और विफाक की लड़ाई का तासुर देना ना सिर्फ गलत बल्कि जाती है। देखें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, उनका ताल्लुक पंजाब से है, वो तो जेल तक चले गए हैं, लेकिन ये धमकी उन्होंने कभी नहीं दी कि जी अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो जाग पंजाबी जाग का नारा जो है वो हमने रोका हुआ है, लोग फिर से लगाना शुरू कर देंगे। ये क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं आप? किया गया था जब केस चला था, उनको सजा पर गिरफ्तार किया गया था। आप जो मिसाल दे रहे हैं माफ कीजिएगा, जरा मुमासरत रखिएगा। और ये कब का, ये भी इल्जाम उस वक्त का था जब ये मिनिस्टर से, अरे 10 साल से तो ये स्पीकर चला आ रहा है, ये उससे भी पहले की बात है। आज कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई थी कि आपने गिरफ्तार कर लिया? क्या वो भाग रहा था कहीं? और क्या है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स? एसेट बियॉन्ड मीन में ये नहीं है कि कोई चीज आपने इधर से उधर कर देनी है। ओ भाई, आपने उनके असासाजात जो है आपने तफसील ले ली है, आप उनसे जो है पूछिएगा कि ये असासाजात आपके जो है आमदन से मुतजावज हैं या आमदन के जो है आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये तो केस ही ऐसा होता है, ये नहीं है कि इन्होंने कोई करप्शन किया है, इन्होंने कोई किकबैक और कमीशन लिया है, इन्होंने कोई अपने जो है अजीज और अकारब को भर्तियां करवा के या पैसे लेकर भर्तियां की हैं, किसी नौकरियां दी हैं। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि रियासत के खजाने को कोई इन्होंने डाका मारा हो, नुकसान किया हो। अब अगर असासा जाते हैं तो उसकी तो आप एक्सप्लेनेशन लीजिएगा, और फिर अगर आप समझते हैं फिर भी कि ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर सके तो फिर रेफरेंस भेज दिया गया। आपने नवाज शरीफ के खिलाफ भेजे, मरियम बीबी के खिलाफ भेजे, सदर के खिलाफ भेजे, उनकी गिरफ्तारी तो उस वक्त नहीं हुई थी। लेकिन आप अब भी तो आपने जिस तरह कहा खटक के खिलाफ चल रहे हैं, या खटक साहब के खिलाफ या बाकियों के खिलाफ, अगर पीटीआई के खिलाफ है या बाबर। चलिए सरदार लतीफ खोजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उवैस तोहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नाजरीन सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं, उनका ताल्लुक भी लड़काना से ही है। उवैस तोहीद साहब, क्या ये सिंधु देश बनने जा रहा है, वहाँ पे राजस्थान का बॉर्डर है, वो वहाँ पे ट्रबल पैदा हो जाएगा, वहाँ पे हिंदू आबाद हैं, वो ट्रबल पैदा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्पीकर साहब अरेस्ट हो गए हैं या मुकदमात चल रहे हैं? डू यू एग्री विद खोसा साहब? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में ये बात कहना, ये तो बात मेरी बिल्कुल समझ से बालातर है कि लतीफ़ खोसा साहब कौन सा मुकदमा पेश कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनके लिए सिंध खड़ा हुआ, खड़ा हो सकता था, खड़ा हो सकता है। लेकिन क्या ज़रदारी के लिए खड़ा होगा साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी? मेरा नहीं ख्याल। इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब बिल्कुल जो है वो मेरे ख्याल में उनका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सही नहीं है और वो सिंध की डायनामिक्स को नहीं समझते। सिंध कौम परस्त और कौम परस्ती का जो पूरा जो एक नैरेटिव था उसको पीपल्स पार्टी ने कोई बहुत अच्छे तरीके से तो पेश नहीं किया माजी के अंदर, और ना बहुत सिंध का कोई कॉज जो है उसको पॉलिटिकली तो प्लीड किया है। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड आप देखें तो ऐसा सिंध की किस्मत बदल गई, सिंध का मुस्तकबिल संवर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि माजी के अंदर जब ज़ियाउल हक का दौर था, मार्शल का, जिस वक्त मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी थी, उस वक्त ये बात अगर सिंधु देश की बात कर रहे थे, सिंध कौम परस्तों को तो इस्टेब्लिशमेंट ने और मुख्तलिफ अदवार की हुकूमतों ने उनको तो पीसा है बाकायदा। मुझे नहीं समझ में आता कि कहीं पे कोई अलाइनमेंट नहीं हो सकती कौम परस्तों की। उनकी एहसास से महरूमी है, सिंध के अंदर पानी का मसला है, वहाँ की और मसाइल बहुत हैं, मुलाजमतों का मसला है, लेकिन पीपल्स पार्टी में उसकी बराबर की शरीक है और बराबर की मुल्जिम है उन मसाइल को हल करने पे, क्योंकि 3 दफ़ा उन्होंने फेडरल हुकूमत की है। पिछले देखिए आप 2 दिहाइयों से वो इस वक्त सिंध के अंदर इक़्तिदार है। अच्छा ओवैस तोई साहब, इस वक्त बनाए, लेकिन सियासी मुकदमे के अंदर ये एहतसाबी मुकदमा जो है वो प्लीड नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता। ओवैस तोई साहब, इस वक्त एक सिचुएशन बराह रास्त भी डेवलप हो रही है। जो आगा सिराज दुरानी साहब हैं, उनके घर पर नैब ने रेड की थी और वो अंदर मौजूद है, और सिंध की तकरीबन सारी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त उनके घर के बाहर खड़ी हुई है। उनका ये कहना है कि जी अंदर सिर्फ खवातीन हैं, उनकी अहलिया की तबीयत भी ख़राब है, किसी को इवन खवातीन एमपीज को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये एक कंट्रोवर्सी सी डेवलप होने जा रही है। क्या नैब को ऐसा करना चाहिए, किसी को तो अंदर जाने की इजाज़त दी जाए अगर वाकई उनके अहलिया की जो है तबीयत नासाज है, खवातीन को तो अंदर जाने दिया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि नैब जिस तरह एक बोझ है इस रियासत पे और उसकी आज़ादाना हैसियत और शफाफियत और इस हुकूमत में भी और माजी के अदवार के अंदर भी, उसी तरह पीपल्स पार्टी के साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो किसी न किसी तरह पार्टी पे बोझ हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है और मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया का इतना तनाव है, जब खारजा पॉलिसी को चैलेंजेस का सामना है, ऐसे के नैब को ये क्या ज़रूरत थी कि 4 रोज़ बाद कर लेते ये ड्रामाई जो उन्होंने गिरफ्तारी की। आगा सिराज दुरानी को कहीं नहीं जाना, अरबों रुपए की जायदादें हैं, अरबों रुपए के खरबों रुपए के उनकी मिल्कियत के असासे हैं, कहाँ जाना है इनको? अगर ये जाएंगे तो फिर करेंगे क्या बाहर? इनका तो सारा लस्ट ऑफ पावर तो इधर से ही जुड़ा हुआ है, इनकी पॉलिटिक्स यहीं पे जुड़ी हुई है। बिल्कुल जाने देना चाहिए। खवातीन है और ये मैं खुद ज़ाती तौर पे जानता हूँ, आगा सिराज दुरानी की फैमिली जनरेशन से सियासत के अंदर है और इनके पढ़ाई लिखाई इनकी जनरेशन से है। बिल्कुल जाने दिया जाए, कोई मसला नहीं होगा। खाम खाम में कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, खाम खाम में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, और ये मुझे मेरी समझ से बालातर है आदिल कि ये नैब जो है ये किस तरह कार्रवाइयाँ कर रहा है। कहीं पे कोर्ट में इनका केस नहीं ठहरता, कहीं पे पहले ये गिरफ्तारी करते हैं, उसके बाद चार्जशीट करते हैं, उसके बाद मुकदमा बनाते हैं। शहबाज शरीफ फिर वो जमानत हो गई, अल अजीजिया इनके हाथ से निकल गया, एवन फील्ड्स इनके हाथ से निकल गया। आप मुझे बताएं कि इनकी प्रोसिक्यूशन में कितने नकाइस हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतसाबी अमल को बाकायदा एक सियासी मुकदमे के साथ रिजेक्ट करे और ये धमकी दे कि सिंध और विफाक का मसला है, सिंध और विफाक का मसला है, एहसास से महरूमी है। 18वीं तरमीम के बाद वसाइल का एक समंदर आ गया है सिंध के पास। पहले आप वहाँ पे डिलीवर करें, पहले वहाँ पे गवर्नेंस करें। कौन 18वीं तरमीम को तब्दील कर सकता है? आपको पता है आदिल, हर एक जो होशमंद आदमी उसको पता है 2/3 अक्सरियत चाहिए, नहीं है। जिस तरह तहरीक इंसाफ के कुछ जो एडवेंचरिस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि जी गवर्नर राज, अरे भाई गवर्नर राज भी नहीं लग सकता 18वीं तरमीम के बाद।
फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी हुकूमत तब्दील कर सकेंगे, तहरीक इंसाफ को पता ही नहीं है, वो भी हुकूमत तब्दील नहीं कर सकती। तो फिर ये डर और खौफ किस बात का है? एक सियासी मुकदमा बनाए लेकिन सिंध का मुकदमा बनाएंगे तो फिर इसका मतलब है ये जमहूरियत का मुकदमा बनाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत है। पीपल्स पार्टी के अशखास, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हो चाहे जरदारी साहब हो, जरदारी साहब को ये बेहतरीन मौका है, अभी भी मौका है। जो अभी देखिए आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी है किसके लिए पैगाम, किसके लिए गर्दन पे। अच्छा ओवैस तोई साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अगर आप ब्रीफ जरदारी साहब पर, ठीक है, और ये आप हमारे प्रोग्राम में तकरीबन 3 महीने पहले ये कह चुके हैं, लेकिन आपसे एक ब्रीफ आंसर लूंगा, फिर ब्रेक पे जाना है, आप हमारे साथ होंगे। अभी ये किस जानिब इशारा है? क्या आप अभी भी उस पर कायम है कि मजीद गिरफ्तारियां जो हैं पीपल्स पार्टी की वो होने जा रही हैं और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है? नहीं, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल गिरफ्तारियों का इम्कान है, लेकिन अगर आप आसिफ अली जरदारी साहब के माजी से बखूबी वाकिफ हैं, अगर उनका माइंडसेट एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स रीड करना चाहें, तो मैं समझता हूं कि वो आज भी गरजे हैं, आज भी बरसे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारे किए हैं, कहा है कि बैक सीट पे जो ड्राइव कर रहे हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनको सियासी इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, उनको हुकूमत की पुष्टपनाही नहीं करनी चाहिए, मुस्लिम दोस्त ममालिक से वो मदद लेकर आए हैं। ये सारे इशारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हैं, वो गरजे बरसे कुछ भी हो, लेकिन मुझे इससे बईद नहीं होगा कि वो किसी वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई भी साजबाज करें या कोई भी डील करें। मैं उससे बिल्कुल उसको रूल आउट नहीं कर सकता। आसिफ अली जरदारी साहब के माजी और 25 जुलाई के इंतखाबात से कबल आप देख लें किस तरह बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट टॉपल की, किस तरीके से सेनेट में मसाइल हुए, वो किसके कहने पे हुए थे। तो दोस्तों के लिए और डील के लिए हमेशा आसिफ अली जरदारी साहब तैयार रहते हैं। तो ये ना समझा जाए कि कोई वो बगावत कर रहे हैं। सारी जो मशरूत कर रहे हैं वो सारी चीजें, वो ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या मालूमात है कि वो मजीद उस पर बात करेंगे, गिरफ्तारी होती है। उसके अलावा ओवैस तोई साहब, ब्रेक से जाने से पहले नाजरीन को ये बताते चलें कि कैबिनेट में एक नया जो हुकूमत का जो तनाज़ा खड़ा हुआ है उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत के एक अहम वजीर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और अहम मुशीर जो इमरान खान के बड़े करीबी साथी भी हैं नईम उल हक साहब, उनके दरमियान ठन चुकी है ये तनाज़ा है पाकिस्तान टेलीविज़न का, जिसकी इंतज़ामिया को चंद रोज़ पहले वफाकी वजीर इत्तलात की जानिब से एक मुरासला भेजा गया कि वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं। PTV इंतज़ामिया ने आज तहरीरी तौर पर वज़ीर इत्तलात के मरासले का रद्दअमल दिया, जिसमें बोर्ड की जानिब से ये कहा गया कि वफाकी वज़ीर इत्तलात के बयानात PTV को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज ही वज़ीर आज़म के मुशीर नईम उल हक ने एक ट्वीट के ज़रिए वज़ीर इत्तलात का जो मौक़िफ़ था उसकी तरदीद की कि वज़ीर आज़म को, और साथ में ये कहा कि वज़ीर आज़म को PTV के बोर्ड पर मुकम्मल एतमाद है, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने दिलचस्प रद्द-ए-अमल उनकी ट्वीट पर दिया और मिर्ज़ा गालिब का ये शेर पढ़ा कि बना है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। फवाद चौधरी की इस तंज़िया ट्वीट के जवाब में नईम उल हक साहब ने भी कुछ देर पहले बड़ी एक सख्त और जवाबी ट्वीट की। नईम उल हक का कहना है कि पार्टी में नए आने वाले लोगों को इमरान खान के फ़लसफ़े के पीछे चलना होगा। तहरीक इंसाफ एक मजबूत नजराती तहरीक है और इसकी कामयाबी की वजह इस तहरीक के सरबराह की इंसाफ और शफाफियत की कोशिशें हैं। नईम उल हक ने मजीद कहा कि अगर कोई इसके बरक्स सोच रहा है तो उसका पार्टी में कोई मुस्तकबिल नहीं। ये मामला क्या है, क्या एक मुशीर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं या वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात का बड़ा सवाल ये है कि इंतहाई दो अहम ओहदेदार और वज़ीर आज़म के करीबी समझे जाने वाले दो लोग वो ट्विटर पे क्यों इस जंग को ले आए हैं, वजह क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि इनमें से एक या दोनों जल्द या अगले चंद दिनों में फारिग होने जा रहे हैं? लेकिन बड़ी बात की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक कुछ लोगों पर इल्ज़ामात ये हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, कि उन्होंने जब वज़ीर आला बुज़दार, पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार के ख़िलाफ़ जब एक मुहिम चली थी बकौल PTI के कुछ सोर्सेस के, उनके ख़िलाफ़
अपने लोगों ने मुहिम चलाई थी और कुछ एंकर्स को और मीडिया पर्सन्स को जो है वो बताया जा रहा था, फीड किया जा रहा था कि किस तरह उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ मुहिम चलानी है, और जिन्होंने वो किया उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान के पास आ चुके हैं, और उनमें कौन कौन शामिल है, ये सिचुएशन क्यों और कैसे डेवलप हुई। अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस तौहीद साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत वर्सेस नईमुल हक साहब मुशीर हैं और इमरान खान के, मैं ये तो नहीं कहूँगा बचपन से साथी हैं, लेकिन सियासी जब उनका आगाज़ हुआ ज़िंदगी का इमरान खान का, नईमुल हक साहब उनके बड़े करीबी साथी हैं। ये क्या हो रहा है और पब्लिकली सारी चीज़ें अब खुल के सामने आ गई हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई है और जो महलाती साजिशें हैं, जो इक़्तिदार की साजिशें हैं, उसका मज़ा चख रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में ये लड़ाइयाँ हो रही हैं मुशीरान की और वज़रा हज़रात की। ये हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ग्रुपिंग देखी है, नून लीग में भी ग्रुपिंग है। कौन मरियम नवाज़ के साथ है, कौन नवाज़ शरीफ साहब के साथ है, कौन शहबाज शरीफ साहब के साथ है, कहे तो नाम ले लेते हैं। पीपल्स पार्टी में भी यही है। खुर्शीद साहब का, शाह साहब का ग्रुप क्या है, कायम अली शाह साहब का ग्रुप क्या है, कौन उसकी डायनामिक्स। एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे हर सियासी जमात के अंदर वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, लेकिन क्या वो प्रेशर ग्रुप्स इतने पावरफुल हो जाए कि वो पब्लिक डोमेन में अपनी लड़ाइयाँ ले आए? वहाँ पे गलती होती है, चाहे वो चौधरी सरवर साहब हों, चाहे वो शाहमूद कुरैशी साहब हों। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस था तो उन्होंने फिर जहांगीर तरीन साहब के लिए कहा था कि क्या मैं इस पोजीशन में, मैं इससे तो सियासत से किनारे कशी इख्तियार कर लूँ अगर मैं इनसे टिकटें मांगना मुझे पड़ जाए तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने, हमें याद है F9 पार्क के अंदर हुआ, दोनों की एंट्री कराई, दोनों को गले मिलाया, चलो जी। लेकिन अब है इख्तिदार के अंदर, फवाद चौधरी साहब के पास एक सबसे मुश्किल टास्क है, वो है इंफॉर्मेशन का। सारी तलवारें उन्होंने अपने म्यान में डाली हुई हैं और वो ज़रूरत के वक्त भी और बिला ज़रूरत भी, हमारे दोस्त हैं, बिला ज़रूरत भी वो चलाते हैं उस तलवार को। देखिए, ऑन अ पीस ऑफ पेपर एमडी या चेयरमैन जो होता है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ चलता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ वो कंसेंसस के साथ आगे चलता है। ठीक, जो हमें लगता है अरशद खान साहब मुशर्रफ साहब के ज़माने में एमडी थे, ऑनेस्ट आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो एक ग्रुप के थ्रू हुई है। फवाद चौधरी साहब को ये बात नहीं पसंद, फवाद चौधरी साहब को लगता है कि वो बाईपास हो रहे हैं, फवाद चौधरी साहब को ये लग रहा है कि जितनी रिफॉर्म वो लाना चाह रहे थे पीटीवी में या रेडियो पाकिस्तान में वो नहीं ले पा रहे हैं। वैसे वैसे तो ये सब, अगर मैं फवाद चौधरी की जगह होता मुझे भी ये लग रहा होता, क्योंकि अगर 4-5 लोगों ने, तर्जुमानों ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को चलाना है, मतलब फवाद साहब जो हैं बड़े इख्तिलाफात उनसे, लेकिन 4-5 लोग अगर एक चलाएं मिनिस्ट्री को और वो सारे पीएम हाउस में बैठे हों तो फिर इसी तरह तो होगा ना। तो कुछ चीज़ें पीएम हाउस से भी गलत हैंडल हो रही हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि महलाती साजिशें जो है ना, उसके अंदर कौन अंदर है, कौन बाहर है, कौन इन है, कौन आउट है, ये आपको अंदाज़ा ज़ाहिर बात है कि इस्लामाबाद में रह के हो सकता है जी। इस्लामाबाद में रह के पता चल सकता है कि स्टेटस के साथ क्या है, 22 ग्रेड की क्या टोर है, 21 ग्रेड को कम हंसना है, 20 ग्रेड को फॉलो करना है, क्लर्क की कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर मेरे पास गाड़ी छोटी है तो इसका मतलब है मेरा छोटा स्टेटस है। ये बड़ा स्टेटस वाला बड़ा जालिम शहर है इस्लामाबाद। अब तो छोटे इलाकों से ताल्लुक़ है आदिल, और आपका भी मेरे ख्याल में छोटे सूबे से ही ताल्लुक़ है। कहने का मकसद ये है कि नईमुल हक साहब को ये ट्वीट करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, फिर फवाद चौधरी साहब को ये शेर दागने की क्या ज़रूरत हुई, जो गालिब का शेर था, जो उन्होंने ज़ौक़ के बारे में कहा था कि वो बहादुर शाह जफ़र के दौर में किस तरीके से इतराता फिर रहे हैं। क्या ज़रूरत है इस सारे मसले को? क्या पाकिस्तान भारत के कशीदा ताल्लुकात में ये मसला ज़्यादा अहम है? क्या ये इनको बहुत अहम लग रहा है मामला? मैं समझता हूँ कि जिस तरह कल इमरान खान साहब की एक बहुत ही बैलेंस तकरीर थी, उसके बाद आज ये बदमज़गी वाली बात है। ऐसा लग रहा है कि जैसे देख के अंदर इन्होंने कोई 1.5 मन नमक डाल दिया हो। आप यकीन कीजिए, ये अगर करना है तो अंदर बैठ के करें, लेकिन ये लगता है कि हाथियों की लड़ाई के अंदर कोई ना कोई पिसने वाला है, पिसने वाला है। ओवैस तौहीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे
पाक इंडिया ताल्लुकात में बढ़ती हुई कशीदगी की हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी बात में अब बात पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि आलमी बरादरी भी पुलवामा हमले पर इंडियन मौक़िफ़ से ज़्यादा मुतमईन नहीं, और इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात का सबूत सामने ना आना है। आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हैरत अंगेज़ तौर पर इंडियन इल्ज़ामात पर बात करने से इनकार किया। I've watched, I've gotten a lot of reports on it. We'll have a comment at the appropriate time. It would be wonderful if they got along. It seems like that was a horrible situation, but we're getting reports. We'll have a statement to put out. Okay? Thank you very much. अमेरिका के अलावा सऊदी अरब भी पुलवामा हमले के हवाले से इंडियन मौक़िफ़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं दिख रहा। पाकिस्तान के बाद इंडिया पहुंचने वाले सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलवामा हमले के हवाले से ना तो कोई बात की, ना इस वाक़ये की कोई मज़म्मत की। जहाँ तक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है, जो हमारे कॉमन कंसर्न है, हम ये बात बताना चाहते हैं भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर हो, और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं सबके साथ मिलकर काम करेंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशन भविष्य को सिक्योर करेंगे। सऊदी वलायत के अलावा सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने भी इंडियन मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज़ में दो टोक अल्फाज में कहा कि वो उस वक्त तक पाकिस्तान की मज़म्मत नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आते। आदिल अल जुबैर ने भी यही मशवरा दिया दोनों ममालिक को कि वो अपनी कशीदगी कम करें। We have also hear from the other side that no, we're not involved in this. This was something outside. We don't know who did it. We have no control over this organization, and whatever it is. But so our view is there should be de-escalation. There should be discussions between the two countries in order to clarify these issues and resolve them in a way that protects the lives of the वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर की जानिब से इंडियन मौक़िफ़ की हिमायत ना करने पर गुज़श्ता कई रोज़ से जंग का ढंढोरा पीटने वाले इंडियन मीडिया ने सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात पर भी अब सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। Today, when the Prime Minister and the Crown Prince was speaking to the media, the Crown Prince did not even mention the Pulwama terror attack that took place not less than a week ago. So I think the sense in India is there's a lot of skepticism about whether Saudi Arabia is really a true friend of India when it comes to terrorism. अमेरिका और सऊदी अरब से कबल चीन और अक़वाम मुत्तहिदा भी दोनों ममालिक को ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और मुज़ाकरात से मामलात हल करने का मशवरा तो दे चुके हैं, और आलमी बरादरी की जानिब से कश्मीर में होने वाले इंडियन मुजालिम बिलखुसूस इंडिया में हमले के बाद कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है, उनको हॉस्टल्स से निकाल कर उन्हें मारा पीटा जा रहा है, इन वाक़यात में इजाफे पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। Millions of people in Kashmir have been denied their basic human rights. OHCHR believes that any resolution of the political situation in Kashmir must entail a commitment to end the cycles of violence. इस सारे तनाजुर में अमेरिका और फिर सऊदी अरब की जानिब से इंडियन मौक़िफ़ को तस्लीम ना करना कितना अहम है, और क्या इससे पाकिस्तानी फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी समझा जा सकता है। बात करेंगे हुकूमत के मुशावरती कमेटी बराए ख़ारजा उमूर के रुकन प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पुलवामा अटैक के सिर्फ चंद मिनटों बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा, अभी तहकीकात भी नहीं हुई थी, इंडियन मीडिया ने वन साइडेड प्रोपेगेंडा शुरू किया और कुछ इंटरनेशनल प्रेस ने भी उनको कोट करना शुरू कर दिया, लेकिन आलमी बरादरी ने बड़ा मुहतात रद्द अमल दिया इस दफ़ा और इंडियन मौक़िफ़ पर सबूत मांगे जा रहे हैं। आदिल, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि एक लेवल पे तो दुनिया जो है वो इसको तशवीश से देख रही है, और बेसिक मैसेज ये है कि आप ज़रा हथौला रखें और दोनों ममालिक जो हैं आपस में इसको एस्केलेट ना करें और जिंगोज़म की तरफ मत जाएं, कम से कम कोई सबूत की बात हो। ये एक लेवल पे तो मेरे ख्याल में जनरल सेंटिमेंट ये है कि जब भी पाकिस्तान और भारत की कोई कशीदगी होती है तो दुनिया एकदम जो है उसको ख्याल आता है न्यूक्लियर का, जैसे न्यूक्लियर का आता है तो उनको डर लगता है और उसकी वजह से कहते हैं यार हथौला। लेकिन दूसरे लेवल पे मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान को बहुत तशवीश होनी चाहिए, और उसकी वजह यह है कि
ये मैं इस वाकये की बात नहीं कर रहा, इन जनरल आई थिंक हमारे इमेज का प्रॉब्लम इस वक्त ऐसा है कि हमारी बात पे कम यकीन होता है और भारत की बात पे ज्यादा होता है। जब कोई बाहर की दुनिया जो है वो फॉर एग्जांपल कि इसमें पाकिस्तान में बैठी हुई कोई तंजीम जो थी वो मुलव्विस थी, ये नैरेटिव एकदम जो है एक्सेप्टेबल कंसिडर किया जाता है चाहे प्रूफ आए या ना आए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक तो ये है कि इस मसले पे इस वक्त क्या रिएक्शन है, लेकिन उससे के साथ साथ ये भी हमें गौर करना होगा कि लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में हम इस मेटा नैरेटिव को कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये वाकये होते रहेंगे और जब भी होंगे तो एकदम अगर इंडिया ने ना भी अच्छा डॉक्टर साहब, आज आदिल अल जुबैर ने, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने 2 इंटरव्यूज इंडिया में दिए, उनसे भी यही सवाल किए गए कि आप पाकिस्तान की मजम्मत करें, लेकिन उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगे हैं उनके जब तक सबूत नहीं आएंगे हम उसकी मजम्मत कैसे कर सकते हैं। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि सऊदी वली अहद वो इंडिया में है, पहले हमारे पास आए फिर इंडिया गए, शायद वो इस कशीदगी के कम करवाने में किरदार अदा कर सकते हैं। क्या इसे खारजा पॉलिसी की कामयाबी समझा जा सकता है? मेरे ख्याल में एक तरफ तो ये कि जो मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा था पाकिस्तान को, उसका एक फ़ायदा ये हुआ, चाहे वो कशीदगी कम कराएं या ना कराएं, कि कम से कम उन्हें हमारा नैरेटिव जो था भारत जाने से पहले सुनने को मिला और होपफुली कन्विंसिंगली सुनने को मिला। तो कम से कम यहाँ से जो स्टेटमेंट आ रही है वो दूसरे ममालिक से भी, और ट्रंप की आपने भी जिक्र किया, उनकी तरफ से भी ये आ रही है कि लोग डरते हैं, बाकी ममालिक नहीं पढ़ना चाहते हमारे झगड़ों में और वो ये नहीं चाहते कि वो घसीटे जाएं, ना पाकिस्तान की तरफ से और ना भारत की तरफ से। तो एक तरह से भारत की कोशिश हमेशा ये है कि दूसरे ममालिक को इसमें घसीटा जाए, उनकी तरफ से उनके नैरेटिव को तकवीत देने की तरफ। तो उस पे जो है हमें रिएक्शन साफ नजर आ रहा है कि देयर इज अ रिलक्टेंस उसमें घसीटे जाने की तरफ से। लेकिन एक और मैं जो इसमें बात ऐड करूंगा वो ये कि दुनिया जो है पहले की तरह एक जो फर्क है वो ये है कि दुनिया इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन वांटिंग टू हेल्प, कि ना तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पाकिस्तान ने हालांकि कहा भी है कोई बहुत बड़ी इस किस्म की बात आई है कि यार हम आके कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, ना अमेरिका ये कहता है कि मैं कोई मुसालहत की कोशिश करता हूं, ना ही सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि हम जो है सालसी का किरदार अदा करने पे के लिए रज़ामंद है। तो मेरे ख्याल में बिग पॉइंट ये है कि दुनिया इस वक्त कतरा रही है कि इनके झगड़ों में मत पड़ो, इनके मत पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रंप की जो स्टेटमेंट अभी तस्करा भी इसका हुआ कि उनसे सवाल यह हुआ कि पाकिस्तान की मजम्मत करे, लेकिन उन्होंने दोनों ममालिक को साथ मिलकर चलने का मशवरा दिया और यह कहा कि जब टाइम आएगा तो वो पुलवामा हमले पर बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप उनकी स्टेटमेंट को? स्टेट डिपार्टमेंट के लिहाज से तो ये एक अच्छी स्टेटमेंट है और शायद चले ठीक है। को सिखाया गया। डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच। हमारे साथ पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सर, इंडिया की जानिब से जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, अब ये भी देखा गया है कि सऊदी अरब ने भी तकरीबन पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की है। इसके अलावा आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो भी फ़िलहाल उस पर वो बोले नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका से पाकिस्तान का किसी किस्म का रब्ता हुआ है आला सतही इस पर कि जिस तरह का पाकिस्तान को आइसोलेट करने की धमकियाँ दी गई, फिर उसके बाद जो है बिल्कुल बग़ैर तहकीकात किए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए गए, तो क्या आला सतही लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप से, स्टेट हाउस से कोई राब्ता हुआ? पाकिस्तान ने अपना वर्जन उनके सामने पेश किया? पाकिस्तान का सबसे राब्ता है, हम अपनी सफारतकारी पे पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम अपना मौक़िफ़ दुनिया के दारुल खिलाफों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अमेरिका की तरजीहात आपके सामने वाज़ेह है। अमेरिका को नजर आ रहा है कि उनकी तरजीह है इस वक्त अफगानिस्तान का अमन और इस्तेहकाम, और इस वक्त भारत का ये जो रवैया है उस सारी कार्रवाई को सबोटाज कर रहा है। भारत पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहद से मशरकी सरहद की तरफ मोड़ने की ये एक कोशिश कर रहा है। उससे फायदा किसको होगा? किसी को नहीं होगा। अफगानिस्तान को नुकसान होगा,
और पूरे खित्ते को नुकसान होगा। और अमेरिका के जो मकासद हैं उसके रास्ते में एक दीवार खड़ी कर रहा है। तो अमेरिका को देखना है कि उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है, पूरी दुनिया को देखना है कि इस खित्ते का अमन और इस्तेकाम दुनिया के मफाद में है या दो एटमी कुव्वतों की लड़ाई दुनिया उसकी तरफ बढ़ना चाहती है। भारत, उनको अब दिखाई देना शुरू हो गया है कि भारत सियासत कर रहा है। भारत की हुकूमत अपने इंतखाबात के नताइज के लिए बीजेपी की हुकूमत जो मुसलसल जो उनको नाकामियां का सामना है, उनकी मईशत की मुश्किलात उनके सामने आ रही हैं, 5 स्टेट्स में जो उनको सुबकी और जो खिफत उठानी पड़ी वो उनके सामने आ रही है और अपने वोट बैंक को गैल्वेनाइज करने के लिए ये एक मजमून कोशिश कर रही हैं। और अब तो हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें शुरू हो गई हैं। हिंदुस्तान की बहुत सी ऑपोजिशन की जमातें कह रही हैं कि आज बीजेपी की हुकूमत नेशनलिज्म के नाते पेट्रियटिज्म को उजागर करके इस्तेमाल कर रही है कौम को और इलेक्शन को जीतने के लिए वो मामू बनाया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी कलाई खुलती जा रही है। अच्छा शाह महमूद साहब, मोहम्मद बिन सलमान इंडिया गए वहाँ पर और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसा जिक्र नहीं हुआ पुलवामा अटैक का। उसके बाद आदिल अल जुबैर ने आज 2 इंटरव्यूज़ दिए और खुल के उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की तब तक मजम्मत नहीं कर सकते जब तक सबूत सामने ना आए कि पाकिस्तान ही उसमें इन्वॉल्व है। एक तो ये कि क्या ये आप पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की कामयाबी समझते हैं, दूसरा ये कि क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी व्हेन इट कम्स टू मोहम्मद बिन सलमान, कुछ उनसे डिस्कशन हुई थी, उसका भी कोई इम्कान है? देखिए, उन्होंने उनके नैरेटिव को बाय नहीं किया। यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, यही पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा था। पहले दिन उन्होंने वावेला किया और कुदरती बात है दुनिया ने उस वाक़े की मरम्मत की। मैं भी करूंगा। जब वायलेंस होगी या इंसानी जानों का ज़िया होगा, आप और मैं, हर इंसान करेगा। बिल्कुल करनी भी चाहिए। जो इस वक्त वो कहानी बना रहे हैं और जो दुनिया को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो इंशाल्लाह उन्हें कामयाबी नहीं होगी। हकायक है तो आइए, रखिए, बताइए, हमें बताइए, दुनिया को बताइए, शेयर कीजिए। और हमने कहा, जैसे खान साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये नया पाकिस्तान है। हम शुतर मुल्क की तरह आंखें बंद नहीं करेंगे, हम हकायक का सामना करेंगे और जो मुल्क के मफाद में है उस चीज को तरजीह देंगे। ठीक है शाह महमूद साहब, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की थी उसमें उन्होंने कंडेमेशन नहीं की और यही पॉइंट को इंडिया बार बार उठा रहा है कि आपने तो कंडेम तक नहीं किया अटैक को। इंडिया, मैं समझता हूं कि वो फिर जानबूझ के गफलत का मुजाहरा कर रहा है। मैंने एक नहीं, मैंने कई इंटरव्यूज में ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं, मेरी फुटेज मौजूद है कि मैंने इस वाक़े की मजम्मत भी की है, बारहा की है और किन खानदानों के बच्चे मुतासिर हुए उनसे इजहार ताज़ियत भी किया है। और मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा हूँ, मैं पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ। मैं बात करता हूँ तो समझिए हुकूमत पाकिस्तान बात कर रही है। ठीक है शाह महमूद कुरैशी साहब, जंग तो मसाइल का हल नहीं है, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान की तरफ से? अगर आप पैगाम एक देना चाहें, 3-4-5 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं, वहां से बिल्कुल मजबूत सिग्नल्स हमें नहीं मिल रहे। सिंपल है जी, वे फॉरवर्ड सिंपल है, आइए, मिल बैठिए और इसका हल तलाश करें। आपने अगर दहशत गर्दी पे आपको तशवीश है तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कीमत उठाई है और हमने उसका खमियाजा भुगता है। आप बात करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, उस पर आप बात करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। आप ताउन चाहते हैं, हमसे एविडेंस शेयर कीजिए, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। आप पाकिस्तान पर कोई ऐसी हरकत करेंगे या मैली आंख से देखेंगे, उसका जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हमारे साथ थे। उन्होंने एक दफ़ा फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की बड़ी बात के ज़रिए कि आइए बैठें, हम मुज़ाकरात के लिए आज भी तैयार हैं। इसके अलावा इंडिया की जानिब से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो क्रिटिसिज्म हो रहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच का कि उन्होंने पुलवामा अटैक की मजम्मत नहीं की, तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं आज बड़े वाज़े अल्फाज में, खुले अल्फाज में पुलवामा अटैक की मजम्मत भी कर दी बड़े बात के ज़रिए। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।